हेलो झारखंड, वेलकम टू लर्नर्स गैराज एजुकेशन। आज के इस क्लास में डिस्कस करूंगा जनरल साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन। वीडियो का पार्ट नंबर 24 रहेगा। पेपर 3 में यहाँ से देखने को मिलेगा झारखंड सीजीएल एग्जाम में 20 क्वेश्चन बनेगा। 20 क्वेश्चन अर्थात 30 मार्क्स। तो एक अच्छा खासा वेटेज रहने वाला है। इसको भी आप लोग अथवा में लेकर न चलें, इसको भी ध्यान से कीजिएगा। ओके, और नेगेटिव मार्किंग भी है पेपर 3 में, सारा में नेगेटिव मार्किंग, इसका आप लोग खास ख्याल रखिएगा। ओके, -1 मार्क्स आपका नेगेटिव है, तो इसको याद रखें। तो पीडीएफ इसका आपको टेलीग्राम मिल जाएगा। बाकी आप लोग टेलीग्राम पर चैनल का नेम सर्च करके जुड़ जाएं क्यूज वगैरह के लिए। कल था आपका वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। क्या था? वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 11 जुलाई सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड पॉपुलेशन डे सिंस 1990। तो वहाँ से आप लोग देखने को मिलेगा, स्पेशल क्यूज कराया था इस पर, तो जाके इसको जरूर अटेम्प्ट करें। बहुत लोग अटेम्प्ट करते हैं, आप लोग भी पार्टिसिपेट किया कीजिए, फायदा रहेगा। लेट्स गेट अ पार्ट नंबर 24। बाकी पेपर उनका कोर्स को इसको जल्दी से आप लोग ग्रैब कीजिए। 15 तारीख को ये आप लोग के ऑफर है जस्ट फॉर 199। तो 199 में आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, बाद में यह प्राइस बढ़ जाएगा। खासकर सीजीएल वाले पे कर सकते हैं और उसके बाद पेमेंट जो है से आपका व्हाट्सएप पे सेंड कर दें, आपको लिंक प्रोवाइड करा दिया जाएगा। बाकी आज का क्लास काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। ओके, हर एक स्लाइड में भर के इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो देखने के लिए तो 20 क्वेश्चन, लेकिन हो सकता है आप यहाँ से 100 से भी ऊपर क्वेश्चन सीख के चले जाएँ। ये हो सकता है उसके आसपास भी सीख जाए, मतलब जस्ट एक मैं आइडिया दे रहा हूँ। ओके, क्योंकि डिस्कस करने के दौरान मुझे खुद पता नहीं रहता है कि मैं कितना सारा आपको जानकारी प्रोवाइड कराने वाला हूँ। तो ओके, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास रहेगा। करने का तात्पर्य अभिप्राय मेरा यही है, तो ध्यान से देखें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आता है, द एनर्जी स्टोर्ड इन द स्प्रिंग ऑफ अ क्लॉक इज कॉल्ड। बोला जा रहा है कि आप लोग उस तरह का घड़ी तो पहले देखे होंगे जिसमें चाबी दिया जाता था। तो जब तक उसमें चाबी देने का इफेक्ट रहता था तब तक वह चलता था, उसके बाद जो है स्वतः हुआ बंद हो जाता था घड़ी। तो उसके बाद पुनः आपको जब घर से बाहर निकलते थे तो उसका टाइम सेट करके चाबी दे दिया जाता था, उसके बाद जो है आप लोग चले जाते थे। ओके, तो इस तरह का कहानी था। तो उसमें एक स्प्रिंग लगा होता है, ठीक है। तो उस तरह से आप लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि स्प्रिंग जितना घूमता है, क्या होता है, जितना घूमता है उसके बाद जितना वह स्थिर पड़ता है, धीरे धीरे क्या होता है, जितना वह खुलने लगता है, स्थिर पड़ने लगता है, सीधा होने लगता है, तो वो अपना टाइम को शो करता है। दैट्स क्लियर। तो यही सारा कहानी होता है स्प्रिंग में। तो इसमें क्या होता है, देखिए किसी भी ऑब्जेक्ट या वस्तु रहे तो उसमें उसके कॉन्फ़िगरेशन के चलते क्या होता है, उसके कॉन्फ़िगरेशन के चलते जो है, ये बोल सकते हैं पोजीशन के चलते जो एनर्जी उसमें स्टोर रहता है उसको आप लोग पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। तो स्प्रिंग को जो है से आपको बोले खींच को, उसमें इसका आप लोग कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर दिए, ठीक है, तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाता है। क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी अर्थात स्थितिज ऊर्जा उसमें स्टोर हो जाता है। ओके, जैसे मैं एक और एग्जांपल बताता हूँ। जैसे आपको पता होगा टिहरी बांध का एग्जांपल ले लें। यहाँ पे टिहरी बांध है, क्या है, टिहरी बांध बनाया गया है। ओके, भागीरथी रिवर पे। तो यहाँ पे इसके पोजीशन के चलते क्या होगा, इसके पोजीशन के चलते जैसे क्या हुआ, यहाँ पे स्टोर्ड आपका बहुत सारा वाटर है, तो हाइट पे है ना, तो इसका हाइट यानी कि कुछ पोजीशन हो गया। तो पोजीशन के चलते जो एनर्जी इसमें स्टोर होगा उसको mgh होगा, और ये इसका पोटेंशियल एनर्जी यानी कि स्थितिज ऊर्जा हो जाएगा। और जब बांध से पानी को छोड़ा जाता है, ध्यान दीजिएगा, तो इसके पास मोशन आ जाता है, तो ये जो होता है उसके बाद काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसको भी याद रखिएगा, जब बांध से पानी छोड़ा जाता है तो उस समय जो है इसके पास काइनेटिक एनर्जी हो जाता है। तो इसके बारे में आइडिया रखें। बाकी आंसर हो गया पोटेंशियल एनर्जी। बाकी सारे ऑप्शंस को यहाँ पे क्लियर करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो याद रख लीजिएगा, एनर्जी इज अ स्केलर क्वांटिटी। क्या है? एनर्जी इज अ स्केलर क्वांटिटी, एक आपका अदिश राशि है, इसको याद रखें। बाकी कोई भी एनर्जी रहे उसका ऐसा यूनिट जूल होता है। क्या होता है? जूल होता है। और कैलोरी भी होता है। क्या होता है? कैलोरी होता है। 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल होता है। क्या होता है? 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल, इसको याद रखें। बाकी जो पोटेंशियल एनर्जी है इसका फॉर्मूला याद रखिएगा, आपको उससे न्यूमेरिकली पूछ सकते हैं। mgh काइनेटिक एनर्जी का 1/2 mv², वेयर मास पता होगा क्या होगा, m मास है, v इसका वेलोसिटी है। हीट एनर्जी तो पढ़े हैं क्लास 10 में। हीट एनर्जी क्या होता है? h इज इक्वल टू I² RT होता है। I² RT होता है। I इसका क्या है? करंट है, R रेजिस्टेंस है, और T जितना टाइम तक एनर्जी जो है इलेक्ट्रिसिटी उसको सप्लाई किया जाता है। केमिकल एनर्जी से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ। जैसे कि आप लोग कोई भी बैटरी वगैरह देखते हैं तो उसमें केमिकल एनर्जी रहता है। क्या रहता है? केमिकल एनर्जी रहता है। तो एक चीज़ याद रखिए कि पूछता है कि वह कौन सा डिवाइस है, क्या है, वह कौन सा डिवाइस है जो कि केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो आपका आंसर होना चाहिए विद्युत बल्ब, यानी कि बल्ब जो होता है वो क्या करता है, सॉरी, जो बैटरी होता है वह क्या करता है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। कौन? जो है आपका बैटरी। लेकिन अगर पूछे कि बल्ब क्या करता है, तो बल्ब जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को आपको हीट और लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। जहाँ पर देखिएगा कि आप लोग देखेंगे कि जो बल्ब वगैरह आता है थोड़ा सा गर्म भी हो जाता है, इसका मतलब थोड़ा बहुत हीट जनरेट कर रहा है, और लाइट तो ऑब्वियसली दे ही रहा है, आप लोग लगाए हैं तो इस चीज़ याद रख लीजिएगा। बैटरी जो है केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, और बल्ब जो होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी और हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। तो इतना सारा चीज़ आप लोग याद रखें। क्लियर? आंसर इज पोटेंशियल एनर्जी। ओके, तो पोटेंशियल एनर्जी होता है। अब स्प्रिंग वगैरह एक चीज़ और बताता हूँ। जैसे कि आप लोग स्प्रिंग का नाम से देखे होंगे, ऐसे स्प्रिंग को खींच के आप लोग तानते हैं।
तो इसको भी कॉन्फ़िगरेशन के चलते जो एनर्जी इसमें स्टोर होगा तो उसको भी आप लोग क्या बोलेंगे, उसमें भी आप लोग बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी इसका है ना, तो इसको भी याद रखें, स्प्रिंग एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 आता है, इफ अ पार्टिकल, फिजिक्स वगैरह में किसी भी ऑब्जेक्ट वगैरह के लिए पार्टिकल या ऑब्जेक्ट वगैरह यूज किया जाता है, तो वस्तु के लिए, तो इफ अ पार्टिकल मूव्स ऑन अ सर्कुलर पाथ एंड कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल टाइम इंटरवल्स देन व्हिच ऑफ द फ्लोइंग क्वांटिटी विल रिमेन यूनिफॉर्म। बोला जा रहा है कि कोई एक पार्टिकल है, क्या है, कोई पार्टिकल है सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, इस तरह का सर्कुलर पाथ है तो उस पर मूव कर रहा है, ओके। तो सर्कुलर पाथ पे कोई पार्टिकल है यहाँ से मूव कर रहा है, ओके। तो इसका क्या है, कवर कर रहा है इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल, यानी कि अब 1 सेकंड में 1 मीटर जा रहा है तो अगला 2 सेकंड में क्या जाएगा, 2 मीटर जाएगा, तो इस तरह से कवर कर रहा है एंड सो ऑन चला जा रहा है। तो इस तरह से मोशन है यानी कि यूनिफॉर्म है, ठीक है। तो इस तरह इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो बताना है कि कौन सा जो है इसमें क्वांटिटी यूनिफॉर्म रहेगा, एक्सेलरेशन, स्पीड, वेलोसिटी या फिर मोमेंटम, कौन सा क्वांटिटी यूनिफॉर्म रहेगा। तो आप लोग ने क्लास 9 में पढ़ा होगा इस चीज़ के बारे में कि जो स्पीड होता है, क्या होता है, स्पीड होता है वह जो है सर्कुलर पाथ पे आपका यूनिफॉर्म हो सकता है, वेलोसिटी वगैरह नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है इसको बताऊंगा। तो व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स ऑन अ सर्कुलर पाथ विथ यूनिफॉर्म स्पीड इट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इसी को कहते हैं। अगर कोई यूनिफॉर्म स्पीड से जो है मोशन कर रहा है सर्कुलर पाथ पे, तब उसको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के नाम से जानते हैं। वेलोसिटी जो है यूनिफॉर्म हो ही नहीं सकता है। क्यों नहीं हो सकता है मैं आपको चलिए आगे अगला स्लाइड में बताता हूँ। जैसे यहाँ पे एक डायग्राम देख सकते हैं, एक सर्कुलर मोशन का एग्जांपल है। वेलोसिटी एक ऐसा क्वांटिटी है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो स्पीड आपको स्केलर क्वांटिटी है, एस फॉर स्पीड, एस फॉर स्केलर। अब वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी वी फॉर वेलोसिटी और वी फॉर वेक्टर। तो वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्या है, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि वेलोसिटी के पास जब कोई वेक्टर क्वांटिटी होता है इसके पास दो चीज होता है, क्या होता है, एक होता है आपका मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, ठीक है, क्या होता है, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। तो इसके पास मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, लेकिन अगर दोनों में से कोई भी चेंज होता है, क्या होता है, दोनों में से कोई भी चेंज होता है तो वेलोसिटी कह देंगे कि वेलोसिटी चेंज हो गया। तो यहाँ पे सर्कुलर पाथ पे देखिए जो डायरेक्शन होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का जिस पार्टिकुलर पॉइंट पे हो, तो उसका डायरेक्शन निकालने के लिए आप लोग टेंजेंट का डायरेक्शन लेते हैं, क्या लेते हैं, टेंजेंट का डायरेक्शन लेते हैं। यानी कि टेंजेंट जो होता है जस्ट 90 डिग्री होता है, किससे, अगर रेडियस देखिएगा उससे 90 डिग्री एक लाइन खींचते हैं, ओके, पॉइंट ऑफ जो आपका जो यहाँ कॉन्टेक्ट पॉइंट होता है वहाँ पे एक खींचते हैं 90 डिग्री, तो उसको आप लोग टेंजेंट बोलते हैं। तो हमेशा जो है इसी पॉइंट पे ऐसे वेलोसिटी का डायरेक्शन निकाला जाता है सर्कुलर पाथ पे। तो बताइए कि हर एक पॉइंट पे कहीं भी जाए, तो यहाँ पे जा रहा है तो इधर हो जा रहा है वेलोसिटी डायरेक्शन, इधर हो जा रहा है वेलोसिटी डायरेक्शन, यहाँ पे वेलोसिटी डायरेक्शन इधर हो जा रहा है, तो हर एक पॉइंट पे वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो इसका मतलब कि अगर कोई भी दोनों में से या मैग्नीट्यूड चेंज हो या डायरेक्शन चेंज हो, दोनों में से अगर कोई भी चेंज होता है तो इसका मतलब है कि वेलोसिटी चेंज हो जाएगा। दैट्स क्लियर। तो इस तरह से वेलोसिटी जो है कांस्टेंट आपको हो नहीं सकता है। और एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। जब वेलोसिटी कांस्टेंट खुद है या नहीं है तो दूसरा को कांस्टेंट क्या करेगा, तो एक्सेलरेशन भी यहाँ पे चेंज होते रहता है, और मोमेंटम तो मास इनटू वेलोसिटी होता है, तो भी चेंज होगा। क्लियर। तो इस तरह से अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि जो यूनिफॉर्म क्वांटिटी होगा वह जो है सिर्फ आपका स्पीडी होता है। ओके, चलिए स्पीड और वेलोसिटी दोनों का जो है एसआई यूनिट क्या होता है, एसआई यूनिट होता है आपका मीटर पर सेकंड। याद रखिएगा एक्सेलरेशन का होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और मोमेंटम का क्या होगा, मोमेंटम है ना, मास इंटू वेलोसिटी होता है केजी मीटर पर सेकंड होगा, क्या होगा, केजी मीटर पर सेकंड, इसको याद रखें। ठीक है, मोमेंटम इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी होता है, इसको याद रखें। हो सकता है न्यूमेरिकल दे दे छोटे छोटे। स्पीड होता है ना, चलिए स्पीड को आप लोग वी से डिनोट करते हैं, इसको बोलते हैं डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, चलिए, और वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। ठीक है, डिस्टेंस जीरो कभी नहीं हो सकता है, लेकिन जो है डिस्प्लेसमेंट जीरो हो भी सकता है, नहीं हो सकता है। ओके, याद रखें। समझ गया ना सारा कि कौन कौन हो गया, तो समझ लीजिएगा यही सारा। वेलोसिटी कभी आपका स्थिर नहीं रहता है, इसका डायरेक्शन इसलिए जो चीज़ से चेंज होते रहता है। स्पीड कांस्टेंट हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इफ अ चाइल्ड लिसन्स द रिफ्लेक्शन ऑफ द साउंड ऑफ अ फायर क्रैकर ड्यू टू अ क्लिप इन 4 सेकेंड्स, देन व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द चाइल्ड फ्रॉम द क्लिप। बोला जा रहा है कि कोई बालक है तो किसी चट्टान के कारण जो है पटाखे की पराध्वनि समझते हैं ना, पराध्वनि 4 सेकंड के बाद सुनता है, तो चट्टान से बच्चे की दूरी क्या होगी। यानी कि बोला जा रहा है कि कोई बालक है, मान लेते हैं। ओके, तो कोई बालक है यहाँ पे है। ओके, तो यहाँ से एक चट्टान है, एक बहुत बड़ा समझिए कि चट्टान है यहाँ पे खड़ा। ओके, तो यहाँ से जैसे एक फायर क्रैकर यह जलाता है, क्या जलाता है, एक मुर्गा छाप बम जलाता है यहाँ से। ओके, तो इसका जो ध्वनि है इसके पास लौट के 4 सेकंड के बाद आता है। क्या होता है, 4 सेकंड के बाद जो है ध्वनि लौट कर आता है, 4 सेकंड के बाद इसको सुनाई देता है। आपको बोलेगा नहीं कि 4 सेकंड के बाद साउंड गया और आया, आपको खुद समझना होगा कि ये साउंड गया और आया होगा तभी तो 4 सेकंड बाद इसको सुनाई दिया, यानी कि पराध्वनि सुनाई दिया ना। तो 4 सेकंड में सुनाई दिया, तो आपको समझिए कि बच्चे से चट्टान की दूरी क्या होगी। ठीक है, तो इसको निकालिए, कैसे कीजिएगा। आप लोग को एयर में जो है साउंड का स्पीड कितना होता है, नॉर्मली आपको 344 लेना है। क्या लेना है, 344 लेना है। तो आप लोग को अगर देखिएगा 344 इंटू 4 कीजिए, कितना आ रहा है,
मल्टीप्लाई कीजिएगा ना जी, मतलब स्पीड इक्वल टू क्या होता है, स्पीड को बी से डिनोट करते हैं, स्पीड को बोल करिएगा डिस्टेंस बाई टाइम कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको देखने को मिलेगा इस, तो यहाँ से अगर निकालेंगे डिस्टेंस इक्वल टू तो v इंटू टी होगा, तो वेलोसिटी आपका 344 हो गया, 4 सेकंड के बाद लौट के आ रहा है, तो 344 गुना 4 कीजिए कितना आएगा, 4 4 जा 16, फिर 16 17 और 1376, तो इतना मीटर डिस्टेंस आया, ध्यान दीजिए। लेकिन 1376 आया, 1376 आया, तो यह यहाँ से साउंड गया और पुनः लौट के आने में लगा, बात समझ में आ रही है, इतना टाइम लगा, तो दूरी कितना हुआ, टोटल डिस्टेंस कवर किया इतना, तो इसका जस्ट हाफ कर दीजिए, 1376 को हाफ कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, आपका किया जाए इसको डिवाइड 2 से, तो अगर 2 से करते हैं तो आपका आ जाएगा 688 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 688 हो जाएगा, इसको 2 से डिवाइड कीजिएगा तब मिलेगा, क्यों, क्योंकि साउंड को यहाँ से जाने और आने दोनों में 4 सेकंड लगा है, क्योंकि साउंड उसको नहीं दिया है, तो पहले यहाँ गया होगा साउंड, यहाँ पे आया होगा, उसके बाद पुनः से लौट के यहाँ आया होगा बच्चे के पास, तब उसको सुनाई दिया होगा। तो 1376 मीटर जो है टोटल डिस्टेंस कवर किया, तो मुझे हाफ ही डिस्टेंस चाहिए ना, तभी तो पता चलेगा कि उसका डिस्टेंस जो है किस तरह से है। तो हो सकता है क्वेश्चन में तो ऑप्शन इस तरह से नहीं था, लेकिन आपका एग्जामिनेशन में ज़्यादा चांस है कि इस तरह को ऑप्शन दिए जाए, क्योंकि एग्जामिनर चाहता है कि आप उसको गलत करें, ठीक है। तो आप लोगों को गलत नहीं करना। उसी तरह से सोनार वगैरह देखते होंगे, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग वगैरह, ओके, सोनार यंत्र, तो उसमें भी पराध्वनि वगैरह जो भेजा जाता है तो उसका भी डिस्टेंस इसी तरह से निकाला जाता है, आपको हाफ करना होगा, तो इसका आपको खास ख्याल रखना है, ठीक है। 688 इधर का आंसर समझ में आया, फिर से बताऊं, देखिए फिर से बता देता हूं कि जैसे कि आप लोग पढ़े होंगे वेलोसिटी, यानी कि आप लोग स्पीड बोल सकते हैं, वेलोसिटी स्पीड में ज़्यादा अंतर नहीं होता है एक्सेप्ट फॉर वेक्टर और स्केलर। तो यहाँ पे डिस्टेंस बाय टाइम होता है, ये स्पीड नहीं बोलते हैं। तो यहाँ से अगर हमें डिस्टेंस निकालूं, क्या निकालूं, डिस्टेंस निकालूं, तो आपको वेलोसिटी या स्पीड इंटू टाइम बोल देंगे, ओके। तो यहाँ पे 344 आ गया, क्या आ गया 344, और टाइम है आपका 4 सेकंड, तो यहाँ से आ गया 1376 मीटर आ गया, 1376 मीटर, और 1376 मीटर को आपको हाफ कर देना है, क्योंकि साउंड वहाँ से वहाँ गया और पुनः लौट के आया, ओके। तो दो डिस्टेंस यहाँ भी कवर किया और फिर ये वाला भी कवर किया, यानी कि 2 टाइम में डिस्टेंस कवर कर चुका है। तो आपको हाफ डिस्टेंस चाहिए सिर्फ आपको बच्चे से चट्टान की दूरी, तो इसको हाफ कीजिएगा तो 688 मीटर आएगा। दैट इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। क्लियर, आज ये समझ में आ चुका होगा, ठीक है ना। साउंड वगैरह सारा ऑप्टिक्स में आप लोग पढ़े होंगे क्लास 9 वगैरह में, ओके। और साउंड को ट्रेवल करने के लिए कोई एक मीडियम की चाहिए होता है ना, बिना मीडियम के जैसे ट्रेवल नहीं कर सकता है साउंड, ठीक है, समझ गए। चलिए, एक तरह का लॉन्गिट्यूडिनल वेव है ना जो साउंड है आपका। चलिए 344 ले लीजिएगा आप लोग, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए, बोला जा रहा है कि इन हैवी मोटर व्हीकल्स डीजल इज प्रेफर टू द अदर लिक्विड्स, वाई। बोला जा रहा है कि आप लोग बहुत सारा देखे होंगे ट्रक वगैरह, ठीक है, मेरे आसपास भी हमेशा से ट्रक पार होते रहता है, तो आप लोगों को साउंड भी आता होगा, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत नज़दीक है रोड। तो हैवी मोटर व्हीकल्स में होता है जैसे डीजल्स को प्रेफर क्यों किया जाता है, जैसे देखे होंगे बड़ा बड़ा गाड़ी में उसमें डीजल डाला जाता है, पेट्रोल वगैरह यूज नहीं किया जाता है, क्यों, इसका रीजन क्या है, इट इज चीप, सस्ता है, या फिर इंजन इज लेस डैमेज, इससे इंजन कम डैमेज होता है, इट इज़ मोर पावरफुल एंड ड्यू टू दिस फ्यूल इज सेव्ड। बोला जा रहा है कि ये ज़्यादा पावरफुल होता है और इसके चलते एनर्जी सेव रहता है। इट इज प्रोड्यूस्ड मोर बाय रॉ मटेरियल। कहा जा रहा है कि डीजल को आप लोग ना कोई रॉ मटेरियल का यूज करके जो है ज़्यादा प्रोड्यूस कर सकते हैं, प्रोडक्शन कर सकते हैं, ऐसा तो कुछ बात है नहीं। डीजल आप लोग को पता होगा, डीजल पेट्रोल वगैरह सारा क्रूड ऑयल आप लोग जो है से लेकर आते हैं बाहर से, क्रूड ऑयल, ठीक है, आप लोग को तो क्रूड ऑयल लेकर आते हैं, उसके बाद ऐसे निकाला जाता है, तो बहुत सारा प्रोडक्ट निकलता है, पेट्रोल वगैरह निकलता है, डीजल निकलता है, केरोसिन ऑयल निकलता है, मोबिल ऑयल निकलता है, ग्लिसरीन निकलता है, तो बहुत सारा प्रोडक्ट आप लोग निकालते हैं। तो ये इसका रीजन है ना कि इट इज़ मोर पावरफुल एंड ड्यू टू दिस फ्यूल इज सेव्ड। यह ज़्यादा पावरफुल होता है, जो डीजल होता है और जो फ्यूल होता है उसकी तुलना में थोड़ा सा पावरफुल होता है, और आपको पता होगा कितना हैवी जो है लोड जो है ट्रक वगैरह कैरी करता है, तो उसको ज़्यादा चाहिए होता है, आपको एनर्जी काम करने के लिए पावर चाहिए होता है। तो उससे क्या होता है, ज़्यादा पावर अगर मिलेगा फ्यूल तो उसको चलेगा भी और एनर्जी थोड़ा सेव भी रहेगा। तो इस तरह से इसका रीजन है, तो इसको आप लोग आइडिया रख सकते हैं, ओके। चलिए, हो चुका है क्वेश्चन, और इसमें तो ज़्यादा कुछ नहीं है। चलिए जी बताता हूँ, जो पेट्रोलियम वगैरह आप लोग नाम सुने हैं, पेट्रोलियम वगैरह एक तरह का जो सेडिमेंट्री रॉक्स होता है ना, अवसादी चढ़ना, उसमें पाया जाता है पेट्रोलियम वगैरह, इसको आप लोग याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आता है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ नेचुरल पॉलीमर। चलिए पॉलीमर वगैरह का आज करते हैं कुछ कहानी। तो इनमें से कौन जो है एक नेचुरल पॉलीमर है, क्या है, एक नेचुरल पॉलीमर है, बेकलाइट, सेल्यूलोज, पीवीसी या फिर नाइलॉन। देखिए इसमें जो आपको नेचुरल पॉलीमर क्या होता है, नेचुरल समझ में आ रहा है ना, एक ऐसा पॉलीमर जिसको आप लोग क्या करते हैं, जिसको आप लोग जो है से नेचुरल रूप से आपको प्राप्त होता है, उसको आप लोग क्या बोलते हैं, उसको आप लोग बोलते हैं नेचुरल पॉलीमर, दैट सिंपल। तो ये कौन होगा, आप लोगों को समझ में भी आ रहा होगा, सेल्यूलोज। क्या होता है, सेल्यूलोज जो है यह एक नेचुरल पॉलीमर है, आप लोगों को नाम भी सुने होंगे सेल्यूलोज का, ठीक है।
तो सेल्यूलोज जैसे एक नेचुरल पॉलीमर है, इसका अगर बारे में बात करें तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, C6H10O5, C6H10O5 का हॉलन, यही होता है पॉलीमर। पॉलीमर में n एटम्स होता है ना, पॉलीमराइजेशन अगर प्रोसेस होता है तो बहुत सारे यूनिट को मिलकर एक पॉलीमर बनता है। आप लोग पॉलिनोमियल्स वगैरह पढ़े हैं कि नहीं x की पावर n तक जाता है, ठीक है, तो उसका होता है पॉलिनोमियल्स वगैरह। तो इसका n एटम्स हम लोग लेते हैं, ओके, एक चेन के जैसा, तो उसको आप लोग बोलते हैं पॉलीमर। तो यहाँ पे एक सेल्यूलोज देखने को मिल रहा है, वह नेचुरल पॉलीमर का एग्जांपल है। आइए थोड़ा सा कुछ एक बताता हूँ कि पॉलीमर आखिर बनता कैसे है। जैसे कि आप लोग इथीन है, क्या है, यह इथीन है, आप लोग को पता होगा C2H4 अब दिख रहा होगा। C2H4 आप लोग को अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है और तो इसके बीच में डबल बॉन्ड लगता है। तो यह इथीन आपको देखने को मिल रहा है। इसका जब पॉलीमराइजेशन किया जाता है, इसका बहुत सारा n मॉलिक्यूल्स लिया जाता है। क्या लिया जाता है, n मॉलिक्यूल्स लिया जाता है, तो इस तरह से बन जाता है। इथीन को पोली नाम दिया जाता है, क्या दिया जाता है, पोली नाम दिया जाता है। इस तरह से पॉलीथीन बन जाता है। तो आपको क्या बन गया, यहाँ पे देख सकते हैं C2H4 का पावर हॉलेन लगे, यानी कि पॉलीमर बन चुका है। यही पॉलीथीन है जो आप लोग यूज कर रहे हैं और जो ऐसे आपको पर्यावरण को इतना दूषित कर रहे हैं, ठीक है। तो यही यह प्लास्टिक है, तो बैन भी हो रहा है ना झारखंड। ओके, तो इस तरह से देख सकते हैं जो नेचुरल पॉलीमर यहाँ पे जो गिवन ऑप्शन है उसमें सेल्यूलोज होगा, जिसका फार्मूला क्या होगा, C6H10O5 का हॉलेन। C6H10O5 का हॉलेन, यही फार्मूला होता है आपका सेल्यूलोज का, तो इसको आइडिया रखें। बाकी जो बेक्लाइट होता है ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको देखने को मिलता है पॉलीमर। यह बनता है आपका फिनॉल से, C6H5OH, और उसके बाद आपको बनता है फॉर्मल्डिहाइड से, तो HCHO इसका फॉर्मूला हो जाएगा, अर्थात फिनॉल प्लस यहाँ पे फॉर्मल्डिहाइड यूज होता है। ओके, फॉर्मल्डिहाइड इसको आप लोग मिथेनॉल के नाम से भी जानते हैं ना, फॉर्मल्डिहाइड मिथेनॉल। चलिए, तो देख लीजिएगा इसी से बना होता है। तो इसको कहीं कहीं देखिएगा तो आप लोग को फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड रेजिन के नाम से भी जाना जाता है, फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड रेजिन के नाम से भी जाना जाता है, तो इसको आइडिया रखें। बाकी PVC होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड, और नाइलॉन आपको आइडिया होगा, नाइलॉन जो है से दो जो सिटी है उसके नाम पर है, NY फॉर न्यूयॉर्क और LON फॉर लंदन। तो दो जगह के साइंटिस्ट मिलकर जो है से नाइलॉन को बनाए थे। अब ये जो है फर्स्ट फुली जो था से साइंथेटिक फाइबर था ना, तो फर्स्ट फुली साइंथेटिक फाइबर पूछे तो आप लोग का आंसर नाइलॉन होना चाहिए। नाइलॉन वगैरह का बहुत सारा रस्सी वगैरह यूज किया जाता है, आप लोग को आइडिया होगा। ओके, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, सेल्यूलोज इज अ नेचुरल पॉलीमर। ओके, चलिए, थोड़ा समझा दिया था, इथीन है यहाँ पे और यहाँ पे पॉलीथीन हो गया था। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है PVC क्वेश्चन। उस पर PVC अभी लास्ट स्लाइड में था, आपको बताया था कि PVC किससे प्राप्त किया जाता है। तो PVC जो ऑब्टेन फ्रॉम द पॉलीमराइजेशन ऑफ, एक जो प्रोसेस अभी देख रहे थे जिसमें क्या हुआ था, किसी जो कोई भी एक मोनोमर से पॉलीमर बनाया जाता है, इस प्रोसेस को पॉलीमराइजेशन के नाम से जाना जाता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, जो बोला जा रहा है कि जो PVC है जो कि प्राप्त किया जाता है किसके पॉलीमराइजेशन से प्राप्त किया जाता है, स्टायरीन से, उसके बाद एसिटिलीन से, उसके बाद प्रोपीन से, उसके बाद विनाइल क्लोराइड से, किसके से प्राप्त किया जाता है। तो कहने का मतलब मैंने आपसे पूछ रहा है कि जो PVC पॉलीविनाइल क्लोराइड बन रहा है उसका मोनोमर क्या है, जो इससे बना होता है उसको आप लोग मोनोमर के नाम से जानते हैं। तो ये बनता है विनाइल क्लोराइड से, किससे बनता है, विनाइल क्लोराइड से बनता है। आइए देखते हैं इसको, जैसे देखिए यही विनाइल क्लोराइड है, इसका फॉर्मूला होता है आपको देखिएगा CH2CHCl होता है ना, तो इस तरह से इसका फॉर्मूला होता है विनाइल क्लोराइड का। उसके बाद यहाँ से हीट पेरोक्साइड दिया जाता है, तो उसके बाद यहाँ से पॉलीविनाइल क्लोराइड में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरह से कुछ रिएक्शन होता है इसमें। तो आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया विनाइल क्लोराइड। तो विनाइल क्लोराइड से यह बनता है, तो इसका मोनोमर विनाइल क्लोराइड हो गया। बाकी एसिटिलीन जो गैस होता है, इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो यह जो एसिटिलीन अलग अलग एग्जाम में, ये एसिटिलीन जो है इसको बोला जाता है एक तरह का आर्टिफिशियली जैसे फ्रूट रिपनिंग हार्मोन्स वगैरह होता है, एक तरह का फ्रूट रिपनिंग गैस वगैरह होता है। तो इससे जो है आपको जो फल वगैरह होता है ना उसको पका दिया जाता है। फार्मूला इसका C2H2 होता है एसिटिलीन का। ओके, जिसके बना आप लोग याद रख सकते हैं। प्रोपीन तो आपको पता होगा, मीथेन इथेन प्रोपेन है, तो आपका क्या हो जाएगा, प्रोपीन है। C3H6 फार्मूला होगा एक तरह का अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिसमें डबल बॉन्ड पाया जाता है। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा विनाइल क्लोराइड। एसिटिलीन के बारे में थोड़ा सा याद रखिएगा, यह फ्रूट रिपनिंग में प्रयोग किया जाता है, आपको आर्टिफिशियली जो है किया जाता है इसका यूज। समझ चुके होंगे, सारा चीज देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ट्रिटियम इज एन आइसोटोप ऑफ। आइसोटोप के बारे में समझ में आता है, आइसोटोप्स क्या होता है पहले तो पता होना चाहिए, उसके बाद इसका आंसर पता चले। जो ट्रिटियम होता है किसका आइसोटोप होता है, ऑक्सीजन का, हाइड्रोजन का, फास्फोरस का या फिर नाइट्रोजन का, किसका एक आइसोटोप है ट्रिटियम। तो ट्रिटियम जो आइसोटोप हुआ हाइड्रोजन का है, क्या है, हाइड्रोजन का आपको आइसोटोप देखने को मिलेगा। आइए इसके बारे में दिखाते हैं। सबसे पहले आइसोटोप होता क्या है, तो देखिए आइसोटोप होता ये है कि जिस एक ऐसा आप बोल सकते हैं एक एलिमेंट जो कि जिसमें अलग अलग फॉर्म मौजूद हो, क्या हो, एक एलिमेंट अलग अलग फॉर्म मौजूद हो, लेकिन उसमें क्या हो, एटॉमिक नंबर सेम हो, यानी कि जो एटॉमिक नंबर होता है Z, वह क्या होना चाहिए, वह सेम होना चाहिए, एटॉमिक सेम होना चाहिए।
और उसका मास नंबर अलग अलग होना चाहिए, यानी कि मास नंबर जो होता है उसको ए से डिनोट करते हैं, तो वह जो होता है डिफरेंट होना चाहिए। तो उस तरह के एलिमेंट को आप लोग बोलेंगे आइसोटोप। तो उसको आपको हिंदी में समस्थानिक बोलते हैं। तो जेड सेम होता है यानी कि एटॉमिक नंबर सेम होता है बट मास नंबर डिफरेंट होता है, उसको ऐसे एलिमेंट को आप लोग आइसोटोप के नाम से जानते हैं। क्लियर? तो बहुत सारा आइसोटोप वगैरह सुने होंगे। तो देखिए यहाँ से प्रोटियम है, क्या है, हाइड्रोजन जो 1 1 है यानी कि जिसका मास नंबर 1 है उसको प्रोटियम बोला जाता है। ड्यूटेरियम बोला जाता है जिसका मास जो होता है से आपका 2 होता है उसको ड्यूटेरियम बोला जाता है। और जिसका मास नंबर 3 होता है उसको आप लोग बोलते हैं ट्रिटियम। तो इस तरह से आप लोग देख सकते हैं कि इसमें 3 इसका मास नंबर हो गया, इसका मास नंबर 2 हो गया, इसका मास नंबर 1 हो गया। तो इसका जो न्यूक्लियस आप लोग देख रहे हैं इसका प्रोटॉन 1 है, इसमें प्रोटॉन 1 है, न्यूट्रॉन 1 है। क्यों? क्योंकि न्यूट्रॉन की संख्या जो होता है वह निकाला जाता है ए माइनस जेड करके। क्या? ए माइनस जेड यानी कि मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। तो इसका तो 2 हो गया, 2 में से 1 गया, एक उसी तरह से 3 में से 1 गया 2। तो इसमें 2 न्यूट्रॉन होता है, 1 प्रोटॉन होता है। बाकी इलेक्ट्रॉन तो आपको पता होगा, बाहरी जो है कक्षा में जैसे चारों ओर चक्कर लगाता है, आपको पता होगा। ओके, हम हर ऑर्बिट नहीं, एक फिक्स ऑर्बिट में चक्कर लगाते रहता है। ओके, लेटर देखिएगा ड्यूटेरियम को डी से डिनोट किया जाता है और ट्रिटियम को टी से डिनोट किया जाता है। ओके, इसीलिए पता होगा आपको D2O जो होता है हैवी वाटर का फॉर्मूला भी होता है। ओके, ये होता है ड्यूटेरियम ऑक्साइड। क्लियर? चलिए, तो यही जो देखने को मिला यह हाइड्रोजन का समस्थानिक था। बाकी कोबाल्ट वगैरह का जो आपको पता होगा अलग अलग जो आइसोटोप्स वगैरह होता है उसका यूज आप लोग कहाँ करते हैं? कैंसर वगैरह का ट्रीटमेंट वगैरह में करते हैं। ओके, इसके बारे में थोड़ा सा आइडिया रखें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आता है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन अल्काइन। बोला जा रहा है इसमें पहचानी जो गिवन ऑप्शन है उसमें कौन जो है अल्काइन है। तो आपको मैं पहले ही बताया था कि 3 चीज होता है। क्या होता है? एक अल्कीन होता है। क्या होता है? अल्कीन। एक होता है अल्केन, पहले अल्केन ही लिखना चाहिए था, चलिए मिटा के लिखता हूँ। एक होता है अल्केन। क्या होता है? अल्केन होता है। एक होता है अल्कीन, एक होता है अल्काइन। तो अल्केन में जो सिंगल बॉन्ड होता है, अल्केन में डबल बॉन्ड होता है और अल्काइन में से ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो आपसे ट्रिपल बॉन्ड वाला फर्क पूछा है। तो अल्केन का जो जनरल फार्मूला होता है GF, वो क्या होता है? वो होता है CnH2n+2, यानी कि जितना कार्बन है ना उससे दुगना से 2 ज़्यादा आपका हाइड्रोजन देखने को मिलेगा। अल्कीन जस्ट दुगना होता है यानी कि CnH2n, जितना कार्बन उससे दुगना हाइड्रोजन। और जो अल्काइन देखने को मिलता है वह देखने को मिलेगा CnH2n-2, यानी कि द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इज जस्ट 2 लेस देन द ट्वाइस द नंबर ऑफ कार्बन एटम। तो जितना कार्बन एटम होगा उसके दुगना से 2 कम जो है हाइड्रोजन एटम होगा। फॉर एग्जांपल, तो अल्काइन पूछा है तो दुगना से 2 कम, दुगना से 2 कम देख लीजिए हाइड्रोजन। तो C2H4 बराबर है C2H2, यानी कि दुगना 2 दूना 4 हो गया और 4 में से 2 गया 2, यानी कि यही आपका अल्काइन देखने को मिलेगा। और अभी यही तो बताया था आपको, यह क्या था? एसिटिलीन था ना एसिटिलीन। एसिटिलीन को आप लोग इथीन के नाम से भी जानते हैं, इथाइन के नाम से आप लोग जानते हैं। किसके नाम से? इथाइन के नाम से जानते हैं। तो यही हो गया। बाकी C2H6 यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग, यह क्या हो गया? ये आपका अल्केन हो गया। और बाकी जो C2H6 है, क्या है? C2H4 है, ये आपका अल्कीन में आ जाएगा, क्योंकि क्या है ये जो है आपका इथीन है ना। और C6H6 जो है ना, इस तरह से आप डबल बॉन्ड पड़ता है लेकिन एक साइक्लिक हाइड्रोकार्बन में चला जाता है। यह बेंजीन का फार्मूला है। क्या है? C6H6 जो है से एक बेंजीन का फार्मूला है। बेंजीन का फार्मूला आपको पहले ही बताया था, इस तरह से आप लोग को लिखा जाता है। IUC वाला थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इस तरह से लिखा जाता है बेंजीन का फार्मूला। ठीक है? और नहीं तो अगर बीच में अगर देना नहीं होगा, सर्कल टाइप है, तो आप लोग को अल्टरनेट बॉन्ड लगा देना होता है। यहाँ फिर यहाँ छोड़िए, यहाँ लगा दीजिए, यहाँ छोड़िए, यहाँ लगा दीजिए। तो इस तरह से बेंजीन होता है। ये इसका फार्मूला होता है C6H6। ओके, तो ये बेंजीन है। चलिए, ओके, आंसर हो गया आपका बी। तो यही जो बी था एक अल्काइन का एग्जांपल था। इसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है, अल्कीन में डबल और अल्केन में सिंगल बॉन्ड होता है। क्लास 10 में इसको बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से आपको पढ़ाया गया होगा। ठीक है? तो ध्यान दिया कीजिए। आंसर इज बी। यही जो है आपका अल्काइन है, इसका नाम एसिटिलीन है या फिर इथाइन बोल सकते हैं। नेक्स्ट है आपका टाइफाइड डिजीज इज ड्यू टू द। टाइफाइड डिजीज से किस तरह के बैक्टीरिया से होता है? पहले ही बता दिया बैक्टीरिया से होता है। तो बैक्टीरिया से होता है, आपको आइडिया होगा। तो टाइफाइड को आपको बताना है जो ऐसे किस तरह के बैक्टीरिया से होता है। साल्मोनेला टाइफी से, माइकोबैक्टीरियम से, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स से, या फिर आपको लिखा हुआ है ट्रेपोमेना पैलिडियम लिखा हुआ है। तो किससे जो है से आपको देखने को मिलता है टाइफाइड डिजीज होता है, आपको बताना है। इसका आंसर आपको देखने को मिलेगा ऑप्शन नंबर ए, साल्मोनेला टाइफी जो है इस तरह से एक जो है से बैक्टीरिया के चलते जैसे टाइफाइड होता है। क्या होता है? टाइफाइड। बोला जाता है गंदा खाना और जो भोजन वगैरह होता है उसको जैसे टाइफाइड हो जाता है। तो खाना वगैरह में गड़बड़ी होगा तो इस सारा डिजीज देखने को मिलता है टाइफाइड। वीकनेस वगैरह से जल्दी पकड़ लेता है यह टाइफाइड वगैरह। ठीक है? तो साल्मोनेला टाइफी एक तरह का बैक्टीरियल डिजीज है, इसको याद रख लीजिएगा। ओके, चलिए।
क्वेश्चन बताइए, टाइफाइड में कौन पहले बता चुका हूँ, आप लोग बॉडी का कौन सा जो है से आपका जो पार्ट है वो अफेक्ट होता है। बाकी जो माइकोबैक्टीरियम है यहाँ पे देखने को मिल रहा है, माइकोबैक्टीरियम यह जो है टीबी होता है, इससे क्या होता है टीबी यानी कि ट्यूबरकुलोसिस। और ठीक है, और टीबी के लिए आपको टीका लगता है कौन सा, क्या नाम है उसका जी, याद आएगा कि नहीं आएगा, बीसीजी का टीका लगता है। क्या होता है, बीसीजी का टीका लगता है, बैसिलस कैलमेट ग्यूरिन, फुल फॉर्म याद रखें पूछा जाता है, बैसिलस कैलमेट ग्यूरिन, तो ये होता है फुल फॉर्म। टीबी के लिए टीका लगाया जाता है। तो माइक्रोबैक्टीरियम से टीबी हो जाता है। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, इसको देखिए, इससे मलेरिया होता है। क्या होता है, मलेरिया। तो नाम में क्लियर कर दिया है कि मलेरिया जो होता है किसके चलते होता है, प्लाज्मोडियम के चलते होता है। ठीक है, चलिए ठीक है, मलेरिया आपका आरबीसी को अफेक्ट करता है ना, इसको याद रखें। ठीक है, और ये चीज़ याद रखिएगा, जो इंडिया में प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है, इसको शॉर्टकट में पी वाइवेक्स बोला जाता है। यह मलेरिया का सबसे ज़्यादा कारण जो है ना इंडिया में, यही आपका पैरासाइट है, पी वाइवेक्स। बाकी ट्रेपोनेमा जो पैल्डियम लिखा हुआ है, इसके चलते आपको एक डिजीज का नाम याद होगा, सिफिलिस। नाम सुने हैं, सिफिलिस। तो सिफिलिस डिजीज होता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, यानी कि एसटीडीज के बारे में क्लास 10th में आप लोग पढ़े होंगे। ठीक है, क्लास 10th में सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के बारे में आप लोग पढ़े होंगे। तो वहाँ पे गोनोरिया, सिफिलिस, एड्स वगैरह के बारे में डिस्कस किया गया था। तो उसी में जो है एक सिफिलिस जो डिजीज है आपको देखने को मिला है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, तो वह ट्रेपोनेमा पैल्डियम के चलते होता है। ये भी एक बैक्टीरियल डिजीज ही है, तो इसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं। आई होप कि सारा पॉइंट्स क्लियर होगा। और साल्मोनेला टाइफी के चलते टाइफाइड डिजीज होता है। आपको एक क्वेश्चन बताना है कि टाइफाइड किसके चलते, टाइफाइड में शरीर का कौन सा अंग जो है प्रभावित होता है। ठीक है, आपका स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, लिवर होता है, या फिर क्या होता है बताइए। इन आपको आंसर हो गया ए। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। द मूवमेंट ऑफ CO2 इन ब्लड इज इन द फॉर्म ऑफ, बोला जा रहा है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड जो आपको बॉडी में मूवमेंट करता है, वह किस फॉर्म में करता है। जैसे कि कोई भी सेल वगैरह ऑक्सीजन लेता है, तो उसके बाद वेस्ट प्रोडक्ट क्या बनता है, सेल के लिए जो है, किसी भी सेल के लिए CO2 एक वेस्ट प्रोडक्ट है। तो उसका ट्रांसपोर्टेशन जो होता है ब्लड में किस रूप में होता है, आपको बताना है। सोडियम कार्बोनेट के रूप में, या फिर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में, बाइकार्बोनेट के रूप में, या फिर जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वह सेम फॉर्म में, यानी कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसी फॉर्म में, गैस के फॉर्म में जो है फ्लो करता है ब्लड में, किस रूप में होता है। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी नहीं होना चाहिए, यह जो है सेम फॉर्म में नहीं करता है। ये जो होता है बाइकार्बोनेट के फॉर्म में जो है आपको कार्बन डाइऑक्साइड जो है फ्लो करता है ब्लड में। ओके, इसके बारे में आइडिया रखिएगा। जैसे अगर देखिएगा यहाँ से जो आप देखिएगा, जैसे कि थोड़ा सा कुछ एग्जांपल बताऊं, तो जैसे कार्बनिक एसिड हो गया H2CO3, क्या होता है, H2CO3 है कार्बन। ठीक है, या फिर सोडियम कार्बोनेट वगैरह बोल दीजिए, क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट बोल दीजिए, तो NHCO3 वगैरह हो गया। तो इस फॉर्म में जो है आपको कार्बन डाइऑक्साइड जो है फ्लो करता है, डायरेक्ट CO2 नहीं रहता है। ओके, तो इस तरह से आपको आइडिया रखें, बाइकार्बोनेट के फॉर्म में जो है फ्लो करता है। बाकी जो सोडियम बाइकार्बोनेट आप देख रहे हैं NHCO3, यही आपका बेकिंग सोडा का फॉर्मूला हो जाएगा। ओके, तो जो सोडियम बाइकार्बोनेट आप लोग देख रहे हैं, ये एक बफर के जैसा कार्य करता है। बफर क्या होता है, जैसे समझिए कि मान लेते हैं कोई अगर एसिड वगैरह, क्या होता है, कोई एसिड वगैरह इसमें इंटर करता है ना, तो उसको जो है न्यूट्रलाइज कर देता है। क्या करता है, न्यूट्रलाइज कर देता है। इसीलिए जो है ब्लड का जो है pH वगैरह रेगुलेट रहता है, अदरवाइज एसिडिक वगैरह होने लगेगा। तो ब्लड का pH कितना होता है, 7.4। आपका बॉडी का pH कितना होता है, 7 से लेकर 7.8 pH के रेंज के बीच में कार्य करता है। तो ब्लड का जो pH है 7.4 रहता है। ये करता है कि कोई भी एक एसिडिक मीडियम अगर होता है, तो वहाँ पे NaH जो CO3 है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट, ये क्या करता है, यह उसको एसिडिक मीडियम जो होता है उसको से रिएक्शन करके उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। इस तरह से pH जो है ब्लड का रेगुलेट रहता है। तो इसके बारे में याद रखिएगा, यह एक बफर के जैसा कार्य करता है NHCO3। योर करेक्ट आंसर इज बाइकार्बोनेट। ओके, तो बाइकार्बोनेट का समझ में आ गया होगा। ब्लड एक तरह का कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू के अंतर्गत आता है। ओके, इसके बारे में आइडिया रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इन विच ऑफ द फ्लोइंग टिश्यू डिफरेंशिएशन इज फाउंड। बोला जा रहा है कि निम्न में से किसमें ऐसे ऊतक विभेदन पाया जाता है। आप पहले तो प्रोसेस समझना होगा कि ऊतक विभेदन आखिर होता क्या है। तो देखिए, आप लोग कुछ देखे होंगे कि कोई एक मतलब ऐसा टिश्यू वगैरह होता है जो पहले इमेचर है। क्या है, इमेचर है यानी कि परिपक्व नहीं है। तो इमेचर टिश्यू जैसे अगर मेचर हो जाता है, तो वहाँ पे जैसे टिश्यू डिफरेंशिएशन हो जाता है। क्या होता है, टिश्यू डिफरेंशिएशन हो जाता है टिश्यू। ठीक है, तो किस में जो है पाया जाता है। तो देखिए, ये जो टिश्यू डिफरेंशिएशन पाया जाता है वो ब्रायोफाइटा में पाया जाता है। ओके, ब्रायोफाइटा का आप लोग नाम सुनोगे, एक तरह का प्लांट किंगडम है, अभी चर्चा करूंगा आगे आएगा। तो ब्रायोफाइटा में देखने को मिलता है कि ऊतक विभेदन पाया जाता है। बाकी जो फंगस और वायरस देखने को मिल रहा है, इसमें ऊतक विभेदन पूरी तरह से एब्सेंट रहता है, इसमें पाया नहीं जाता है। याद रखिएगा, इसमें पूरी तरह से एब्सेंट रहता है। जबकि कुछ तरह का जो सवाल होता है एल्गी, क्या होता है,
कुछ तरह का जो सवाल होता है एल्गी, उसमें जो है से आपका टिश्यू डिफरेंशिएशन फाउंड किया जाता है। ओके, सो द करेक्ट आंसर इज ब्रायोफाइटा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। इसके बारे में देखिए आइए रखिएगा, क्लियर आंसर हो गया आपका ए। बाकी एक चीज याद रखिएगा, यहाँ पे एल्गी प्लस जो फंगस, ये दोनों मिलकर क्या बनता है, दोनों मिलकर एक साइम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है, जिसमें एक लाइकेन प्लांट होता है, LICHEN ना, तो एक लाइकेन एक प्लांट होता है, तो ये एल्गी प्लस फंगस से मिलकर बना होता है। ठीक है, चलिए शैवाल और कवक से, इसको ये देखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, लाइकेन से ही आपको लिटमस पेपर तैयार किया जाता है उसका जूस से। आंसर इज ए। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूव्ड बाय अ मशीन विथ अ कांस्टेंट पावर टिल टाइम t, देन द डिस्टेंस मूव्ड बाय द ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। देखिए थोड़ा सा न्यूमेरिकल टाइप से क्वेश्चन है, इसको आपके लिए सोल्व कर दूंगा। बोला जा रहा है कि मान लेते हैं कि कोई एक ऑब्जेक्ट है, उस पर ऐसे आप लोग पावर लगा रहे हैं टी टाइम तक, क्या लगा रहे हैं, कांस्टेंट पावर लगा रहे हैं टी टाइम तक, तो जो उसके द्वारा जो डिस्टेंस ट्रेवल किया जाएगा, डेटा नहीं दिया हुआ है, तो बोला जा रहा है कि जो डिस्टेंस ट्रेवल किया जाएगा वह किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, यानी कि t⁻³ है, 1/2 है, t² है, फिर t⁻³ है, उसके बाद t है सिर्फ, तो किसके प्रोपोर्शनल होगा, इसके लिए तो प्रॉपरली इसको सोल्व करना पड़ेगा। ठीक है, क्या करना पड़ेगा, इसके लिए प्रॉपरली सोल्व करना पड़ेगा। थोड़ा सा मैनेज कर चलिएगा ना, रोड साइड रहता हूँ तो को बहुत सारे मतलब आवाज़ आते रहते हैं, इसको मैनेज कर चलिए। चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को थोड़ा सा सोल्व करते हैं आपके लिए, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा कैसे बनता है। आपको बताया था पेट बताया था, पेट सोच रहे हैं क्या बता रहे हैं पेट, मैं इसको ना थोड़ा सा सर्कुलर करता हूँ। या पेट होता है, मतलब बताया था आपको पावर इज इक्वल टू एनर्जी बाय टाइम, क्या बताया था, पावर इज इक्वल टू एनर्जी बाय टाइम बताया था। ठीक है, तो यहाँ से एनर्जी क्या हो गया, एनर्जी हो जाता है पावर इंटू टाइम हो जाएगा, क्या होगा, एनर्जी इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम होगा। याद रखिए एनर्जी आप लोग देख सकते हैं एक तरह का वर्क डन ही होता है, क्या होता है, एक तरह का वर्क डन होता है, क्योंकि वर्क डन का भी जो है से SI जूल होता है और एनर्जी का भी SI जूल होता है। क्लियर, तो यहाँ से इसको लिख सकते हैं फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, क्या लिख सकते हैं, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट लिख सकते हैं, एफ एस कॉस थीटा पढ़े हैं ना एफ एस कॉस थीटा, कंपोनेंट तोड़ना, तो क्या हो गया आपका जो है से इस तरह से आप लोग वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू क्या हो गया आपका फोर्स इंटू या डिस्प्लेसमेंट हो गया। उसके बाद पावर इंटू टाइम तो यहाँ पे है ही। अब फोर्स को क्या बोलते हैं, फोर्स को बोलते हैं मास इंटू एक्सेलरेशन, यानी कि फोर्स चिल्लाता रहता है माँ, तो माँ हो गया मास इंटू एक्सेलरेशन, तो यहाँ से हो गया पावर इंटू टाइम, यहाँ से अंडरस्टैंड कीजिए। अब एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला होता है यहाँ से इसको ले आइए टी के फॉर्म में, क्योंकि एस बराबर यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर होता है, क्या होता है, यहाँ पे लिखता हूँ, उसके बाद थोड़ा सा लाऊंगा यहाँ पे, देखिए एस इज इक्वल टू होता है यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर, क्या है, हाफ टी स्क्वायर। यहाँ पे हम लोग जो है से यू को जीरो लेंगे, वेलोसिटी वगैरह तो है नहीं, शुरू में जीरो से स्टार्ट हुआ है, तो यहाँ से जीरो हो गया पूरा क्वांटिटी, तो यहाँ से आप लोग देखिएगा 80 होता है ना ए, तो यहाँ से ए का वैल्यू कितना आ जाएगा, ए का वैल्यू आ जाएगा 2s/t², क्या होगा 2s/t² हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ से अगर रखिएगा m इंटू हो जाएगा आपका 2s, ध्यान दीजिएगा 2s/t² इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पावर इंटू टाइम होगा ना। चलिए इसको यहाँ ले जाते हैं। अब यहाँ से देख सकते हैं जो क्वांटिटी है आपका 2s/t² प्लस में एक एस यहाँ भी था ना, जगह कम है, 2s/t² है इंटू एस, तो यहाँ से देख सकते हैं यहाँ पे आपका इधर s² आ गया, क्या आ गया, बाकी सारे क्वांटिटी को कांस्टेंट रखते हैं। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ आपको डिस्टेंस टेबल पूछा था, तो s डिस्टेंस यहाँ पे है ना, s स्पीड नहीं है, तो s आपका जो है यहाँ पे s² बराबर क्या हो गया, s² जो है से आपका हो जाएगा आपका यहाँ पे t² था, उधर t के पावर 3 चला गया, तो जो डिस्टेंस टेबल होगा s वो कितना हो जाएगा, t का पावर 3/2 हो जाएगा, चला जाएगा ना, ये जो स्क्वायर होता जाएगा रूट में चढ़ता है और रूट में 1/2 आ जाएगा, मैथमेटिक्स तो इतना पढ़ते होंगे ना तो t के पावर 1/2 हो गया, समझ में आ गया। तो इस तरह से इसको करना है, एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर यूज किया था, यू को जीरो किया, तो यहाँ से मेरा जो था ए इज इक्वल टू 2s/t² आ गया, 2s/t² यहाँ पर रख दिया इंटू एस था, तो यहाँ पे 2s² हो गया, यानी कि s², और यहाँ पे t² t से मल्टीप्लाई हुआ तो t³ आ गया। इस तरह से s इज इक्वल टू t⁻³ आ जाएगा। तो इस तरह से आप लोग कह सकते हैं कि जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, जो डिस्टेंस टेबल वो होगा t के पावर 3/2, क्या होगा, t के पावर 3/2, यानी कि ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, तो इस तरह से इसको अंडरस्टैंड कर लेना है, देख लीजिएगा समझ में आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर। ठीक है, इसको याद रख लीजिएगा, पावर इज इक्वल टू एनर्जी बाय टाइम ना, इसको न्यूमेरिकल डायरेक्ट भी आ सकते हैं। ठीक है, और पावर की एनर्जी क्या होता है, वाट, एक वाट में कितना होता है 746, सॉरी एक एचपी में कितना वाट होता है, एक एचपी में होता है 746 वाट, इसको याद रखिएगा। ठीक है, हॉर्स पावर, ठीक है, ये भी पावर का यूनिट है हॉर्स पावर, तो 746 वाट होता है, इसको याद रखिएगा। बाकी किलोवाट घंटा, ये 1 किलोवाट आवर जो है, या वाट आप देखने को मत सोचिएगा
कि यह क्या है, यह ऐसे आपका पावर का यूनिट है। इसमें होता है 10⁻6 जूल, अरे थोड़ा 3.6 इंटू 10⁻6 जूल होता है, सॉरी 3.6 इंटू 10⁻6 जूल होता है, जिसको आप लोग 3.6 मेगा जूल बोल सकते हैं। 10⁻6 को मेगा बोलते हैं ना। चलिए मेगा बोलिए, मिलियन बोलिए, फिर बिलियन बोलिए 10⁻9 को, ट्रिलियन बोलिए 10⁻12 को, तो इस तरह से यूज होता है। ओके, T⁻3/2 हो गया। तो हाँ, तो बता रहा था 1 किलोवाट आवर घंटा, जो 1 किलोवाट आवर है यह एनर्जी का यूनिट है ना, इसको पावर का मत लगाइएगा। क्वेश्चन 13 देखते हैं। पैराशूट कम्स डाउन स्लोली बट स्टोन थ्रोन फ्रॉम द सेम हाइट कम्स फास्ट वाई। बोला जा रहा है कि पैराशूट धीरे धीरे नीचे आता है, जबकि उसी ऊंचाई से फेंका गया पत्थर तेजी से नीचे आता है, क्यों बताया जाए। देखिए इसका रीजन क्या है, आइए थोड़ा सा समझा देते हैं। आप लोग देखिए पैराशूट का क्या होता है, पैराशूट थोड़ा सा उसका एरिया जो है बड़ा होता है। क्या होता है, एरिया बड़ा होता है, तो उस पर एयर रेजिस्टेंस ज़्यादा लगता है, हर तरफ से एयर रेजिस्टेंस लगता है। तो हर तरफ से अगर एयर रेजिस्टेंस लगेगा तो क्या होगा, तो वह धीरे धीरे नीचे आएगा, ठीक है, एयर रेजिस्टेंस उस पर ज़्यादा लगता है। दूसरी बात, स्टोन होता है छोटा, क्या होता है, स्टोन छोटा होता है, तो स्टोन को एयर रेजिस्टेंस जनरली कम लगता है उसकी तुलना में, ठीक है, तो इसीलिए वो जल्दी आ जाता है। तो द सरफेस एरिया ऑफ द पैराशूट इज मोर, दस एयर रेजिस्टेंस इज मोर ऑन इट। तो इसका सरफेस एरिया ज़्यादा होने के चलते इस एयर रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है, सब जगह जो है एयर जो है इस पर जो है आपको रेजिस्टेंस डालता है, तो ये धीरे धीरे नीचे आता है, जबकि स्टोन जो है आपको जो है जल्दी आ जाता है। उस तरह से आप लोग भी अगर पैराशूट छोड़ के कूद जाइएगा तो भी अभी जल्दी आ जाइएगा, तो जल्दी आने का जल्दी नहीं है, नहीं तो सीधा चलिए समझ आ रहा है। आंसर नंबर सी हो गया ना, पैराशूट का पृष्ठ क्षेत्रफल ज़्यादा है, इसी तरह से जैसे वायु प्रतिरोध उस पर अधिक लगता है, एयर रेजिस्टेंस उस पर ज़्यादा लगता है। समझ गए, ग्रेविटी वगैरह का सारा कॉन्सेप्ट होता है। कोई भी ऑब्जेक्ट जो है से नीचे आते हैं उसका रीजन क्या है, उसके लिए है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी, जिसका वैल्यू चेंज होता रहता है ना। चलिए अच्छा एक चीज़ बताइए, आपको यहाँ से ग्रेविटी का बात आ रहा है, आप लोग नाम सुने होंगे फ्री फॉलिंग। तो एक बार मैं क्विज में डाला था क्वेश्चन की, जो लॉ ऑफ फ्री फॉल था, लॉ ऑफ फ्री फॉल नाम तो सुने होंगे। तो जो लॉ ऑफ फ्री फॉल था वो किसने दिया था, अधिकतर लोगों ने आंसर न्यूटन लगाया था। तो आपको भी लगता है कि फ्री फॉल जो लॉ है वो न्यूटन के द्वारा दिया गया है? जी नहीं, फ्री फॉल का जो लॉ है न्यूटन के द्वारा नहीं, यह गैलीलियो के द्वारा दिया गया था। गैलीलियो इटली के थे, आपको आइडिया होगा। तो इटली में है झुकी हुई मीनार है, पीसा में झुकी हुई मीनार है, लीनिंग टावर ऑफ पीसा आप लोग देखने मिला। वहाँ से वो लोग गए थे तो दो स्टोन लेके थे, एक बड़ा साइज का एक छोटा साइज का स्टोन। तो दोनों स्टोन को ग्राउंड पे जब गिराया तो दोनों एक साथ गिरा था, ठीक है। क्यों? क्योंकि अर्थ का मास कितना होता है, अर्थ का मास होता है लगभग, देखिए यार 6 × 10⁻24 kg होता है। क्या होता है, 24 kg होता है इतना। तो इतना जब इसका मास होता है आपको देखने को मिलेगा, तो लगभग के बारे में है तो 6 डेटा ठीक है ना, 6 × 10⁻24 kg इसी के आसपास कुछ होगा। तो इतना अगर मास है अर्थ का, क्या है, इतना मास होता है, तो उस मास की तुलना में क्या है, ये वाला मास चाहे थोड़ा 10 kg का स्टोन हो या 5 kg का स्टोन हो, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। अर्थ के मास की तुलना में क्या है, यह नगण्य है। इसीलिए अर्थ जो है से हर एक ऑब्जेक्ट को अपने तरफ जैसे बराबर एक्सेलरेशन यानी कि जो 10 मीटर/सेकंड² है, इतना ही एक्सेलरेशन के साथ खींचती है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट चाहे 10 kg का हो 20 kg का हो, दोनों एक साथ ही गिरेगा। लोगों को लगता था कि 10 kg वाला पहले गिर जाएगा और 5 kg वाला बाद में गिरेगा, तो ऐसा नहीं होता है। ओके, जिसके बारे में आइडिया रखें। तो लॉ ऑफ फ्री फॉल गैलीलियो के द्वारा दिया गया था, न कि न्यूटन के द्वारा, ठीक है। चलिए यहाँ पे यूज होता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी, जिसका देखिएगा वैल्यू होता है 6.67 × 10⁻−11। अब इसका जो एसआई यूनिट है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसका एसेंट होता है न्यूटन मीटर/kg², यही होता है इसका एसआई यूनिट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जो कि पूरा वर्ल्ड में सेम रहता है, चेंज नहीं होता है, ठीक है। चलिए अरे भाई पढ़े हैं ना, F = G/m/r², वही आपका G है ये वाला। ओके चलिए आंसर इज सी, समझ चुके होंगे सारा। नेक्स्ट चलता है विच ऑफ द फ्लोइंग मटेरियल शो पारामैग्नेटिज्म। बोला जा रहा है कि कौन सा इनमें से मटेरियल्स है जो पारामैग्नेटिज्म को शो करता है। तो देखिए जो पारामैग्नेटिज्म को मटेरियल को शो करता है कौन, दे आर नॉट अट्रैक्टेड इन मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट नहीं होता है। उसके बाद दैट कंटेन इलेक्ट्रॉन पेयर्स, यानी कि इलेक्ट्रॉन उनमें पेयर में होता है, जो एक पॉजिटिवली चार्ज होता है या फिर जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन जो है युग्मित नहीं होता, यानी कि आपको ऐसे देखने को मिलेगा 3 कहीं 5, यानी कि 2 4 6 इस तरह नहीं देखने को मिलेगा। तो कौन सा होगा इसका आंसर, तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है। कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या उनमें पेयर में नहीं होता है। वे सारे मटेरियल आपको पारामैग्नेटिक मटेरियल के अंतर्गत आते हैं, जिसके बारे में आइडिया रखें। 3 तरह का मटेरियल आप लोग पढ़े होंगे, एक डायमैग्नेटिक मटेरियल पढ़े होंगे, पारामैग्नेटिक पढ़े होंगे और एक फेरोमैग्नेटिक पढ़े होंगे। तो डायमैग्नेटिक मटेरियल होता है ना, मैग्नेट के द्वारा रिपेल किया जाता है, क्या होता है, मैग्नेट के द्वारा रिपेल कर दिया जाता है। और पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस देखिएगा, जो उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखिएगा तो वो आपका वीकली मैग्नेटाइज होता है। और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस जो होता है से स्ट्रांगली मैग्नेटाइज हो जाता है।
तो इस तरह से कुछ कुछ चीज़ होता है जिसके बारे में आइडिया रखिए। विच कंटेन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, उसको आप लोग पैरामेट्रिक मटेरियल के नाम से जानते हैं। बाकी मैग्नेट ओवर के बारे में तो पता होगा, बहुत सारा चीज़ वगैरह मैग्नेटिक मटेरियल वगैरह में आपको आयरन वगैरह, कोबाल्ट वगैरह सब आता है, निकल वगैरह सब मैग्नेटिक मटेरियल है। ओके चलिए, मैग्नेटिक फील्ड का ऐसा यूनिट टेस्ला होता है ना, ऐसा यूनिट टेस्ला होता है, टेस्ला कंपनी नहीं है, ऐसा यूनिट टेस्ला है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड का। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फ्लोइंग पेयर ऑफ नेचुरल सोर्सेज एंड एसिड इज करेक्टली मैच। जी हाँ, बोला जा रहा है कि इसमें नेचुरल एसिड देखने को मिलता है। एसिड दो तरह का होता है, आपको नेचुरल एसिड देखने को मिलता है और एक आप लोग जो आर्टिफिशियली एसिड बनाते हैं केमिकल वगैरह का यूज करके, तो जो नेचुरल देखने को मिलता है ना, वो जनरली वीक एसिड होता है, और जो आर्टिफिशियली आप लोग बनाते हैं लैब वगैरह में बहुत सारा केमिकल का यूज करके, वो आपको एसिड देखने को मिलेगा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। थोड़ा सा डिफरेंस होता है स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड में। तो यहाँ से आपको बताना है कि कौन जो है से नेचुरल सोर्स है और उसका जो उसमें एसिड पाया जाता है करेक्टली मैच है। टोमेटो में बोला जा रहा है ऑक्जेलिक एसिड, ऑरेंज में बोला जा रहा है एसिटिक एसिड, नेटल का स्टिंग होता है, एक नेटल प्लांट होता है, उसका डंक में लैक्टिक एसिड पाया जाता है, और इमली यानी कि टेमरिन में ऐसे मेथनोइक एसिड पाया जाता है। कौन इसमें सही है? देखिए इसमें जो सही है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। टोमेटो में जैसे ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है, क्या पाया जाता है? टोमेटो में ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। बाकी सारे के सारे ऑप्शन यहाँ पे गलत है। ऑरेंज वगैरह क्या होता है? ऑरेंज या लेमन का नाम ले लें तो इसको साइट्रस फ्रूट्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है? साइट्रस फ्रूट्स। इसमें आपको साइट्रिक एसिड देखने को मिलेगा, न कि आपको एसिटिक एसिड। ठीक है, क्या देखने को मिलेगा? आपको इसमें साइट्रिक एसिड देखने को मिलेगा। दूसरी बात है, अगर नेटल का स्टिंग देखने को मिले, क्या देखें, नेटल एक प्लांट होता है, उसका स्टिंग देखने को मिलेगा, यानी कि उसका देखिएगा डंक होता है, उसको देखने को मिलता है, उसमें देखने को मिलेगा फॉर्मिक एसिड। क्या देखने को मिलेगा? फॉर्मिक एसिड देखने को मिलता है, जिसको आप लोग मिथेनोइक एसिड के नाम से जानते हैं, HCOOH। ठीक है, चलिए दूसरा जो इमली होता है उसमें मिथेनोइक एसिड नहीं होता है, इमली में पाया जाता है आपका, इमली है ना, इसमें आपको टार्टरिक एसिड देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? टार्टरिक एसिड देखने को मिलेगा इमली में। ठीक है, तो इस तरह से कुछ होता है। टोमेटो एक सही है, ऑरेंज में साइट्रिक एसिड पाया जाता है, नेटल का स्टिंग में आपको मिथेनोइक एसिड देखने को मिलेगा, और जो है से जी हाँ, और टेमरिन यानी कि इमली में आपको मिथेनोइक एसिड देखने को मिलेगा। मिथेनोइक एसिड नहीं देखने को मिलेगा, इसमें आपको टेमरिन में आपको टार्टरिक एसिड देखने को मिलता है। ओके, चलिए मिथेनोइक एसिड का फॉर्मूला यही है, जो कि नेटल का स्टिंग पाया जाता है। चींटी का डंक हो, अगर पूछ दे आपसे, चींटी का डंक हो, लाल चींटी का डंक हो, मधुमक्खी का डंक हो, सब में ऐसे आपको देखने को मिलेगा मिथेनोइक एसिड यानी कि फॉर्मिक एसिड ही पाया जाता है। बाकी सांप वगैरह में नहीं पाया जाता है ना, थोड़ा सा याद रखिएगा। आज बिच्छू का डंक में भी पाया जाता है ये वाला। ठीक है, बिच्छू का डंक में भी मिथेनोइक एसिड पाया जाता है, जबकि सांप का डंक में नहीं पाया जाता है। ठीक है, बिच्छू का डंक अगर देखते हैं काटने के बाद बहुत जबरदस्त लहर देता है, तो बहुत ही कम सिचुएशन में इंसान की मृत्यु होता है, लेकिन सांप के काटने पर होता है, वहाँ पे आप लोग देखिएगा अलग तरह का एमिनो एसिड होता है ना, सांप के जहर में एल एमिनो टाइप का एसिड वगैरह होता है, तो उसमें बहुत थोड़ा हानिकारक होता है, थोड़ा सा जहर ज़्यादा होता है। समझ गए? तो सारा का सारा ऑप्शन गलत है एक्सेप्ट ऑप्शन नंबर ए। टोमेटो जो है से ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है, ऑरेंज में साइट्रिक एसिड, नेटल का स्टिंग में आपका मिथेनोइक एसिड, और टेमरिन में टार्टरिक एसिड। लैक्टिक एसिड पाया जाता है दही में ना, दही में लैक्टिक एसिड पाया जाता है। चलिए, और एसिटिक एसिड जो देखने को मिलेगा वो विनेगर में पाया जाता है, सिरका में। क्या होता है? सिरका का नाम सुने हैं, विनेगर, तो उसी में जैसे एसिटिक एसिड पाया जाता है। और विनेगर में जो सिरका होता है उसमें 5 to 8% ना, ज़्यादा नहीं होता है, 5 to 8% जो होता है सॉल्यूशन होता है एसिटिक एसिड का, उसको आप लोग बोलते हैं विनेगर। ओके, बाकी वाटर होता है। टोमेटो एक तरह का फ्रूट है ना। चलिए, क्यों है सोचते रहिए। सोच लिए, टोमेटो तरह का फ्रूट है क्योंकि यह अथी बना आपका ओवरी से बनता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आता है, विच एमोंग द फॉलोइंग टाइप ऑफ प्लांट डू नॉट हैव नेकेड एम्ब्रो। बोला जा रहा है कि इनमें से किस तरह का प्लांट है जो इसमें नेकेड एम्ब्रो नहीं पाया जाता है। नेकेड एम्ब्रो कहने का मतलब तात्पर्य होता है ना कि आपका जो आपको भ्रूण देखने को मिलता है वह जो है बाहर रहता है, किसी से ढका हुआ नहीं रहता है। तो देखिए इस तरह का जो नहीं पाया जाता वह होता है आपका एंजियोस्पर्म। क्या होता है? एंजियोस्पर्म आप लोग देखने को मिलेगा ना, तो इसको देख लीजिएगा। ओके, चलिए, तो ये आपको एंजियोस्पर्म में जो है से आपको देखने को मिलता है, एम्ब्रो जो होता है सर नेकेड नहीं रहता है। एंजियोस्पर्म को आप लोग एक और नाम से जानते हैं, इसको बोलते हैं मैग्नोलियोफाइटा ना, मैग्नोलियोफाइटा के नाम से है, इसको थोड़ा सा प्रोनाउंस कर लीजिएगा, मैग्निलोफाइटा के नाम से जानते हैं। बाकी ट्रिडोफाइटा का स्पेलिंग देख लीजिएगा, पी से स्टार्ट होता है, ब्रायोफाइटा है और थैलोफाइटा है। ठीक है, ये सब है। एंजियोस्पर्म में आपको नहीं पाया जाता है। जैसे कि अगर बात कीजिएगा एंजियोस्पर्म में,
कुछ कुछ ऐसा आप लोग प्लांट्स देखे होंगे जिसमें फ्रूट्स और फ्लावर्स होता है। क्या होता है? फ्रूट्स एंड फ्लावर्स पाए जाते हैं। तो वो सारे आप लोग को जो प्लांट्स होते हैं वो क्या होते हैं? वो सारे आपको एंजियोस्पर्म के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, इसके याद रखिएगा। अब एक जिम्नोस्पर्म भी पांचवा आता है ना। वर्ल्ड में जितने भी प्लांट है उसको 5 भाग में बांटा गया है। थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, यही सारा है। तो जिम्नोस्पर्म जो आप लोग देखने को मिलता है, जिम्नोस्पर्म, उसमें कौन कौन आता है? तो उसमें जो होता है ना, से लीफ वगैरह पे आप लोग को सीड बाहर में देखने को मिलता है। ठीक है, लीफ वगैरह जो होता है उस पर सीड देखने को मिलता है। जैसे पाइन का ट्री, जो चीड़ होता है उसका सीड देखिएगा वो बाहर होता है। ठीक है, जिम्नोस्पर्म में आता है। बाकी जितना भी आप लोग फ्रूट वगैरह देखते हैं, एप्पल वगैरह, ऐसा सारा वगैरह, ठीक है, इस सब में बीज वगैरह जो होता है आपको पता होगा कुछ आवरण से ढका होता है, यानी कि नंगा नहीं होता है इस तरह से। ठीक है, ओके ना। तो इस तरह से आप लोग बोल सकते हैं कि इस तरह में आप लोग नेकेड एम्ब्रियो इसमें नहीं पाया जाता है, चारों तरफ से ढका होता है। तो एंजियोस्पर्म इस तरह का प्लांट को बोला जाता है। ठीक है, प्लांट को टोटल 5 पार्ट में बांटा गया है, 5 भाग में, और पूरा एनिमल किंगडम को 10 पार्ट में बांटा गया है। आप लोग पढ़े हैं, थोड़ा सा पढ़े होंगे आप लोग, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा वगैरह, एनिलिडा वगैरह, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का वगैरह पढ़े होंगे, मैमल्स वगैरह पढ़े होंगे। तो इस तरह टोटल 10 भाग में टोटल जो जितना भी वर्ल्ड में प्राणी है उसको बांटा गया, प्लांट को टोटल 5 में। ठीक है, चलिए आंसर हो गया एंजियोस्पर्म। ओके, चलिए एक पॉइंट यहाँ से याद रख लीजिएगा, जो टिरिडोफाइटा ब्रायोफाइटा है, जो टिरिडोफाइटा और ब्रायोफाइटा देखने को मिल रहा है, इसमें नेकेड भ्रूण पाया जाता है ना, इसको याद रखिएगा, इसमें पाया जाता है, एंजियोस्पर्म में नहीं पाया जाता है। ब्रायोफाइटा और टिरिडोफाइटा में देखने को मिलेगा नेकेड भ्रूण पाया जाता है, इसको याद रख लीजिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। ड्यू पॉइंट टेम्परेचर इज ऑलवेज एन इंडिकेशन। बोला जा रहा है कि जो ड्यू पॉइंट टेम्परेचर है, शॉर्ट में इसको डीपीटी बोलते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं? डीपीटी। ठीक है, तो जो डीपीटी होता है, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, किसको बारे में बताता है? ड्राइनेस ऑफ एयर, एयर कितना ड्राई है, लेटेंट हीट के बारे में बताता है, या फिर मॉइस्चर कंटेंट इन एयर, एयर में कितना मॉइस्चर या ह्यूमिडिटी है, या फिर हवा कितना ठंडा है, उसके बारे में बताता है। देखिए, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर के बारे में याद रख लीजिएगा, एक ऐसा टेम्परेचर होता है जिस पर आपको आइडिया होगा कि जो आप लोग को जो वेपर होता है ना, यानी कि जो वाटर वेपर होता है वह धीरे धीरे कंडेंस होना शुरू हो जाता है, उसको बोलते हैं ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। तो इसमें हमेशा जो है मॉइस्चर कंटेंट के बारे में बात करता है, जो वायु में नमी की जो मात्रा होता है उसके बारे में यह बात करता है ड्यू पॉइंट टेम्परेचर अर्थात डीपीटी। ओके, इसको याद रखिएगा। लेटेंट हीट वगैरह तो मालूम होगा, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, 2 चीज़ पढ़े होंगे, आपको आइडिया होगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है। चलिए हो गया, चलिए इसको याद रखिएगा, मॉइस्चर कंटेंट बताता है। ओके, बाकी टेम्परेचर का यूनिट केल्विन होता है। क्या होता है? केल्विन होता है, सेल्सियस नहीं। क्वेश्चन 18 देखते हैं। विच ऑफ द, आज थोड़ा सा गड़बड़ हो चुका है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। बोला जा रहा है इसमें कौन जो है एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का उदाहरण आप लोग देखने को मिलेगा। 2 तरह का प्लास्टिक होता है, एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होता है, एक थर्मो जो है आपका थर्मो प्लास्टिक होता है, एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होता है। तो क्या होता है दोनों में, थोड़ा सा आज बताता हूँ। तो देखिए, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होता है कि अगर इसको एक बार अगर प्लास्टिक बन गया तो फिर से जैसे मतलब इसको चाहिएगा कि इसको मतलब हो सकता है गला उला के फिर से एक नया तरह का चीज़ बना ले, तो ऐसा काम नहीं हो सकता है। जबकि थर्मोप्लास्टिक में ऐसा होता है। थर्मोप्लास्टिक में आप लोग जैसे पॉलीथीन है तो उसको आप लोग पता होगा कि बहुत सारा जो प्लास्टिक वगैरह होता है उसको गलाया जाता है, पुनः जैसे नया प्लास्टिक बना दिया जाता है, तो उसमें आपको थर्मो होता है। लेकिन थर्मोसेटिंग में ऐसा नहीं देखने को मिलता है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक ऐसा नहीं होता है। ओके, तो कौन इसमें से बोला जा रहा है कि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है? पॉलीथीन, बेकलाइट, पीवीसी या फिर पॉलिस्टर। तो देखिए, जो आप लोगों को देखने को मिलता है जो बेकलाइट है वह थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का आता है। बहुत ही एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया था ना बेकलाइट के बारे में अभी, कि जो बेकलाइट होता है वो फिनॉल से प्लस फॉर्मल्डिहाइड से बनता है। किसे? फिनॉल से। ओके, और फॉर्मल्डिहाइड किससे बनता है? इसका यह मोनोमर है, और फॉर्मल्डिहाइड मिथेनॉल, तो इससे बनता है। तो यह एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। ओके, बेकलाइट वगैरह का यूज ओवर बहुत जगह होता है। बाकी पॉलीथीन, पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड और पॉलिस्टर, ये सारा आप लोग देखने को मिलेगा, ये आपका थर्मोप्लास्टिक में आता है। इसके बारे में आइडिया रखें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आता है, हाउ मेनी ऑक्सीजन एटम्स आर प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल्स ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट। आपको देखिए कुछ ना क्वेश्चन डायरेक्ट फार्मूला ना पूछ के इस तरह से क्वेश्चन पूछ देता है कि देखते हैं कि आप लोग कितना सजग हैं। पोटेशियम परमैंगनेट, इसका पोटेशियम परमैंगनेट का आप लोगों को क्या याद है? आपको फार्मूला क्या होता है? पोटेशियम परमैंगनेट का फार्मूला होता है, पर मैग्नेट है, KMnO4 होता है। क्या होता है? KMnO4 होता है। तो इसमें ऑक्सीजन का कितना परमाणु है, कितना आपको एटम देखने को मिल रहा है? यहाँ पे 4 देखने को मिला है, तो 4 को टिक लगा लीजिए। इतना आसान क्वेश्चन पूछते हैं, लेकिन इसके लिए फार्मूला आपको पता होना चाहिए। जैसे एक और मैं एग्जाम्पल बताऊंगा आपको इसके साथ। एक आपका पोटेशियम डाइक्रोमेट, इसका फार्मूला होता है K2Cr2O7। क्या होता है? K2Cr2O7 होता है। तो इसमें पूछ देंगे कि ऑक्सीजन का कितना जो है आपका एटम है, तो ऑब्वियसली इसमें 7 दिख रहा है, तो 7 को आंसर टिक लगा लीजिएगा। ठीक है,
तो KMnO4 में ऑक्सीजन 4 है और इसमें देखने को मिल रहा है 7 है। उसी तरह से मैं आपको बताया था कि बहुत सारा जो हाइड्रोकार्बन आपको हम पढ़ाया था उसमें भी आपसे पूछ सकते हैं कि इसमें बताइए कि जो हाइड्रोकार्बन है उसमें हाइड्रोजन कितना है और कार्बन कितना है, तो ऐसे भी पूछ सकते हैं, बॉन्ड वगैरह काउंट करने के लिए पूछ सकते हैं। तो बहुत सारे लेक्चर मेरा देखिएगा तो उसमें पता चल जाएगा कैसे कैसे आपको बॉन्ड वगैरह निकालना है, कहीं कहीं मैं कैलकुलेट करके भी बताया हूँ। ओके, तो हर एक टॉपिक को धीरे धीरे मैं टच करने का कोशिश किया हूँ, ओके, ताकि आपका हेल्प हो सके। आंसर यहाँ पे 4 हो जाएगा ना, इसका नाम है पोटेशियम आपको पर मैग्नेट, ठीक है। चलिए KMnO4 4 इसमें ऑक्सीजन दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 20, हाउ मेनी आर्टरीज आर प्रेजेंट इन एन, लिखा हुआ है अम्बिलिकल कॉर्ड। अम्बिलिकल कॉर्ड आपको बोलते हैं जो गर्भनाल होता है उसको ना, तो जो गर्भनाल में होता है कितनी धमनियाँ होती है, गर्भनाल वगैरह क्या होता है आपको पता होगा, वहाँ से फूड वगैरह जैसे बेबी को सप्लाई किया जाता है मदर के बॉडी से, तो वहाँ से उसमें देखने को मिलता है जो आर्टरीज होता है आपको देखने को मिलता है 2। क्या होता है, आर्टरी 2 होता है। अगर टोटल आपसे पूछ दें कि आर्टरी वेन टोटल कितना होता है, अब आंसर आपका 3 होना चाहिए। क्यों, क्योंकि 2 आर्टरी नहीं, एक वेन भी होता है। क्या होता है, एक वेन भी होता है जो कि आपको फूड मटेरियल वगैरह को सप्लाई करता है और आर्टरी उधर से लेके आता है। तो वेन 1 होता है और आर्टरी 2 होता है। आइए इसका डायग्राम भी ले लिया हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। देख लीजिएगा यहीं पे आपको प्लेसेंटा वगैरह देखने को मिल रहा है। यह प्लेसेंटा एक ऐसा मतलब बोल सकते हैं कि एक तरह का कनेक्टिंग ट्यूब होता है जो कि बेबी को जो है से मदर से कनेक्ट करके रखता है, जिसमें सारा फूड वगैरह ट्रांसफर वगैरह इसी से होता है, प्लेसेंटा से। तो यहाँ पे अम्बिलिकल कॉर्ड देखने को मिल रहा होगा, इसमें आपको देखने को मिल रहा होगा अम्बिलिकल वेन देखने को मिल रहा है और अम्बिलिकल यहाँ पे आर्टरी देखने को मिल रहा है, ठीक है। आर्टरी को आप लोग हिंदी में इसको धमनी बोलते हैं और वेन को सीरा बोलते हैं, ठीक है। या तो इसमें देखने को मिल रहा होगा, चलिए इरेज करता हूँ। देखिए यहाँ से इसमें 2 आपको जो ब्लू कलर में दिख रहा है, यहाँ पे अम्बिलिकल आर्टरीज है, तो आर्टरी की संख्या कितना है, 2 है। और वेन क्या है, वेन जो है यहाँ पे ओनली 1 रेड वाला दिख रहा होगा, तो वेन रेड है, यहाँ से खाना वगैरह को देखिए पहुँचा रहा है, तो बेबी को जो है से न्यूट्रिशन दे रहा है। और उधर से जो ब्लू कलर में दिख रहा है ये जो आर्टरीज है वहाँ से वेस्ट मटेरियल वगैरह को वापस लाने का काम कर रहा है। तो अगर अंदर में जब आपसे पूछे कि जो अम्बिलिकल वेन है वह खाना को सप्लाई करता है या वेस्ट को कैरी करता है, तो आई होप कि इसका आंसर आप दे सकते हैं। यह जो है खाना को सप्लाई करता है, वेस्ट वगैरह को लाने का काम होता है वह आर्टरी करता है। आर्टरी मतलब ए फॉर आर्टरी, ए फॉर अवे, तो जो अवे ले जाता है उसको आप लोग आर्टरी बोलते हैं। तो बेबी के बॉडी से अवे ले जाता है उसको आप लोग आर्टरी बोलते हैं, ठीक है। चलिए अम्बिलिकल आर्टरी यही बोला जाता है। बाकी आपका हार्ट में भी आर्टरी वगैरह वेन होता है, तो आर्टरी क्या होता है, जो आपका हार्ट से ब्लड को डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी में सप्लाई करता है उसको आप लोग बोलते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, तो उसको भी आइडिया रखें। तो यहाँ पे टोटल यहाँ पे देखने को मिलता है 3 यहाँ पे होता है, 2 आर्टरी 1 वेन। यहाँ पे सिर्फ आपको आर्टरीज की संख्या पूछा गया था, ठीक है। अम्बिलिकल कॉर्ड में कितने आर्टरी होते हैं, तो आंसर आपका 2 लगाना है, ठीक है। वेन पूछेगा तो आंसर 1 लगा लीजिएगा। आई होप की समझ में आ चुका होगा ये पॉइंट भी, प्लासेंटा से ही आपको बेबी को फूड वगैरह सारा सप्लाई होता है। दैट्स इट फॉर दिस क्लास। यहाँ पे आते हैं और लगता है कि वीडियो आपको फायदा पहुंचा हुआ है, इसको लाइक करने के लायक है तो लाइक और शेयर कर दें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। वंदे भारतम।